इस बारे में बात किया था कि जो प्रकृति में जितने भी प्रकार के ठोस पाए जाते हैं वो दो ही तरह के होते हैं। मैंने कहा नेचर में जितने भी तरह के सॉलिड पाए जाते हैं वो दो ही टाइप के होते हैं। क्या? क्रिस्टली और अक्रिस्टली, यानी कि क्रिस्टलाइन और अक्रिस्टलाइन। और इसके जो प्रॉपर्टीज थे इसके बारे में भी हम लोगों ने पिछले क्लास में बात किया था कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इनमें जो अणु होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, उनकी जो व्यवस्था है वो बिल्कुल निश्चित रहती है, और जो अक्रिस्टली है इसमें कोई खास व्यवस्था नहीं रहता। जो क्रिस्टली होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक बहुत ज़्यादा होता है और फिक्स रहता है, जबकि एमॉर्फस में कुछ फिक्स मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक नहीं होता। इसके अलावा हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किया था कि जो क्रिस्टली ठोस होते हैं ये विषम दैशिक होते हैं, यानी कि एनआइसोट्रॉपिक होते हैं, और जो नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं, एमॉर्फस होते हैं, ये समदैशिक होते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। फिर हम लोगों ने ये देखा था कि जो ठोस है ये दो तरह का होता है, क्रिस्टलाइन, नॉन क्रिस्टलाइन। पर मैंने आपको बताया था कि हम क्लास 12th में सिर्फ पढ़ेंगे किसके बारे में? क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। यहां से एमॉर्फस छूट जाएगा। तो फिर हम लोगों ने देखा था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो आपको याद होगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है बेटा 4 तरह के होते हैं। क्या क्या? सहसंयोजक यानी कि कोवेलेंट सॉलिड, आणविक यानी कि मॉलिक्यूलर सॉलिड, धात्विक यानी कि मेटेलिक सॉलिड, और आयनिक यानी कि आयनिक सॉलिड। और ये कुछ एग्जांपल भी हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था। तो पिछले क्लास में मैंने आपको बताया कि एमॉर्फस अब हम यहां से छोड़ देंगे और सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो 4 तरह के होते हैं जो मैंने बताया। फिर मैंने आपको बताया था कि भले ही क्रिस्टली ठोस 4 तरह के होते हैं पर इनमें आपके सिलेबस में क्या है? आयनिक ठोस। तो अब हम यहां से सिर्फ आयनिक ठोस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए चीजों को आगे बढ़ाते हैं। अब आज से इस पूरे चैप्टर में जो कुछ भी मैं बताऊंगा वो सारा आयोनिक ठोस के बारे में रहेगा, यानी कि आयोनिक सॉलिड के बारे में। तो चलिए वापस आते हैं। तो आज हम देखेंगे कि क्रिस्टली ठोस 4 तरह के होते हैं, जिसमें से हम आयनिक ठोस के बारे में अब यहां से आगे पढ़ेंगे। आयनिक ठोस के बारे में अब हम यहां से आगे पढ़ेंगे। तो जितने भी आयनिक ठोस होते हैं, चाहे वो NaCl हो, कॉपर सल्फेट हो, जिंक सल्फाइड हो, कॉपर एसीटेट हो, एल्युमिनियम सल्फेट हो, एल्युमिनियम क्लोराइड हो, कैल्शियम क्लोराइड हो, जितने भी आयनिक ठोस होते हैं उन सब में एक चीज कॉमन है, एक चीज समान है। जितने भी आयोनिक सॉलिड होते हैं उनमें एक चीज कॉमन है। क्या? जब आप किसी भी आयोनिक सॉलिड के अंदर झांक के देखोगे, जब आप किसी आयोनिक सॉलिड के अंदर झांक के देखोगे तो सब में एक जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। कैसा स्ट्रक्चर? मैं आपको दिखाता हूं, जरा गौर से देखिएगा। मैं आपको ना ये बताने जा रहा हूं कि किसी भी आयोनिक सॉलिड के अंदर अगर मुझे कभी झांक के देखने का मौका मिले तो किस तरह की चीजें मुझे देखने को मिलेंगी। तो जरा गौर से देखना बेटा। ये देखो, मैं यहां पर एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं। मैं यहां एक स्ट्रक्चर आपके सामने बना रहा हूं। ये देखिए, ये मैंने एक स्ट्रक्चर बना लिया। या एग्जाम्पल के तौर पर हम NaCl का स्ट्रक्चर ले लेते हैं। अब यहां पर NaCl में एक काम करते हैं, सोडियम आयन को इस कलर के डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे और जो क्लोराइड आयन है उसको इस कलर के डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर अभी आपको बना के दिखाया है, कुछ देर के लिए मान लो ये NaCl का स्ट्रक्चर है। तो जानते हो क्लोराइड आयन आपको यहां मिलेगा। ये देखो, यहां पर ये क्लोराइड आयन है। आपको कोनों पर, सभी कोनों पर आपको क्लोराइड आयन दिखाई देगा। साथ ही साथ ये यहां पर फेस में, फलक पे आपको क्लोराइड आयन दिखाई देगा। ये देखिए, ये क्लोराइड आयन है बेटा। और सोडियम आयन, और जो सोडियम आयन है वो आपको कहां दिखेगा? जो सोडियम आयन है वो आपको यहां इस सब जगहों पर दिखाई देगा। ये देखो, ये सोडियम आयन है,
यहां केंद्र पर भी दिखाई देगा। ये देखो एक क्लोराइड आयन छूट गया है, कहाँ छूट गया था, यहाँ पर, और एक और सोडियम आयन छूट गया है, कहाँ पर, यहाँ पर। ये देखिए, तो ये मैंने आपके सामने NaCl का स्ट्रक्चर बनाया है। तो जरा इस स्ट्रक्चर को देखो, कितना सुंदर सा त्रिविम स्ट्रक्चर बना है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना है। तो ये जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, इसे त्रिविम जालक या क्रिस्टल लैटिस कहते हैं बेटा। इसे त्रिविम जालक या फिर क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। तो जरा गौर सुनेगा, आप दुनिया का कोई भी आयोनिक कंपाउंड उठा के ले आओ, कोई भी आयोनिक कंपाउंड, अगर आप उसके अंदर झांक के देखोगे तो ऐसा ही सुंदर सा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, ऐसा ही 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मिलेगा, जिसको हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। अब जरा इस क्रिस्टल लैटिस को ध्यान से देखिए, आप साफ साफ देख सकते हैं कि इसके अंदर जितने भी आयन हैं, जितने भी पार्टिकल हैं, वो एक दूसरे से सेम डिस्टेंस पर है, एक जैसे दूरी पर है। और ना सिर्फ NaCl बल्कि कोई भी आयोनिक कंपाउंड आप लेके आ जाओ, सबके अंदर आपको ऐसा ही 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो ये एक एग्जांपल मैंने ले लिया बेटा NaCl का। अच्छा ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, इसी को क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। अब फिर से एक बार याद दिला दूं बेटा, क्रिस्टल लैटिस, अच्छा इसको त्रिविम यानी कि इसको स्पेस लैटिस भी कहते हैं, इसको स्पेस लैटिस भी कहते हैं। यहां त्रिविम शब्द यूज हुआ है ना, तो स्पेस लैटिस भी इसको कहा जाता है। चलिए तो वापस आते हैं। हाँ जी, तो मैं ये बता रहा था कि इस स्ट्रक्चर को क्रिस्टल लैटिस क्यों कहते हैं। आपको मैंने ये पिछले क्लास में बताया था, एक बार चलिए फिर से आपको याद दिला देता हूं। क्रिस्टल का मतलब होता है कणों के बीच समान दूरी का होना। क्रिस्टल का मतलब होता है कि ये जो पार्टिकल्स हैं, इनके बीच सेम डिस्टेंस का होना। और लैटिस का मतलब होता है जालीदार स्ट्रक्चर होना। लैटिस का मतलब होता है जाल जैसा या जालीदार स्ट्रक्चर होना। तो आप किसी भी आयोनिक कंपाउंड के अंदर अगर झांक के देखेंगे तो आपको ऐसा ही स्ट्रक्चर मिलेगा। अच्छा ठीक है, तो ये जो एग्जांपल मैंने लिया है वो NaCl का है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। इस स्ट्रक्चर में मैं काम करता हूं, इसमें ना एक बॉक्स को अलग से मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं। ये देखो बेटा, मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं एक बॉक्स को अलग से थोड़ा आप लोगों के लिए हाईलाइट कर रहा हूं। ये देखो ऐसा। अब आप क्या मुझे बता सकते हो कि ये जो बॉक्स मैंने अलग से आपके सामने हाईलाइट किया है, ऐसे इसको मिला के और कितने बॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं? इसको मिला के आपको और कितने बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, बताएंगे मेरे को? तुषार, आपका आंसर सही है बेटा। और कोई बताएंगे? इस बॉक्स के अलावा इसको मिला के टोटल ऐसे इसी साइज के कितने बॉक्स आपको दिख रहे हैं? ओके, आर्या, दिव्यांश, शिवम, सबका आंसर सही है बेटा। कितने? 8, टोटल 8 ऐसे बॉक्स आपको दिख रहे हैं। कुछ लोगों ने 4 लिखा है, कुछ लोगों ने 9, 12। अरे नहीं भाई, ध्यान से देखो, इस साइज के टोटल 8 बॉक्स है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये जो बॉक्स आप देख पा रहे हैं, अच्छा मैं पहले आपको ये बता दूं, ये जो पूरे स्ट्रक्चर में एक छोटा सा बॉक्स मैंने आपके सामने जो हाईलाइट किया है बेटा, इस छोटे से बॉक्स को यूनिट सेल कहा जाता है। यूनिट सेल या फिर इसको इकाई सेल भी कहा जाता है। गौर से सुनिए, इस पूरे स्ट्रक्चर में मैंने यहां पर एक छोटा सा बॉक्स आपके सामने हाईलाइट किया है। इस छोटे से बॉक्स को यूनिट सेल कहा जाता है या फिर इकाई सेल कहा जाता है। मैंने कहा इसे हम यूनिट सेल कहते हैं या इकाई सेल कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि इसे यूनिट सेल क्यों कहते होंगे, इसे यूनिट सेल क्यों कहते हैं? सबसे पहले आप मुझे एक बात बताओ बेटा, इकाई का क्या मतलब होता है, यूनिट का क्या मतलब होता है? सिर्फ यूनिट का क्या मतलब होता है, बताइए। स्मॉल पार्ट, ओके सुनील सही है। और कोई? 1, आशीष,
शिवम एक, सब कह रहे एक, ओके। खैर जब भी मैं ये प्रश्न पूछता हूं कि यूनिट का मतलब या इकाई का मतलब क्या होता है, तो लगभग तय होता है कि जो आंसर मुझे मिलता है वो होता है 1। मतलब बच्चे कहते हैं सर इकाई का मतलब होता है 1, एक, सिंगल। सही बात है, सही बात है, इकाई का मतलब 1 होता है या सिंगल होता है। लेकिन मैं थोड़ा सा इसका जो मीनिंग है थोड़ा और क्लियर कर दूं। मैं आपको इकाई का यानी कि यूनिट का एक मतलब समझा दूं। ये बताओ, अगर ध्यान सुनेंगे, अगर अच्छा ये बताओ, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है बेटा? दूरी का जो यूनिट है कितना होता है? मीटर। हाँ जी। तो एक काम करते हैं, यहां से यहां तक मान लीजिए मैंने 1 मीटर का डिस्टेंस कंसीडर कर लिया। अब मैं यहां से यहां तक जाना चाहता हूं, तो फिर मुझे कई 1 मीटर का यूज करना पड़ेगा। ये देखो, ये 1 मीटर और ले लिया मैंने, ये 1 मीटर और ले लिया मैंने, ये 1 मीटर और ले लिया मैंने। तो यहां इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए मुझे कई बार 1 मीटर का यूज करना पड़ा। अब तुम मुझे बताओ, अगर मेरे लिए 1 मीटर का मतलब इतना होता है तो तुम्हारे लिए 1 मीटर का मतलब इतना थोड़ी ना हो जाएगा। अगर मेरे लिए 1 मीटर का मतलब इतना होता है तो तुम्हारे लिए 1 मीटर का मतलब इतना नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर 1 मीटर जितनी दूरी को कहा जाता है, बेटा यहां पर भी वही दूरी होगी, यहां पर भी वही दूरी होगी, यहां पर भी वही दूरी होगी। तो मीटर एक इकाई है। तो गौर सुनना, इकाई का क्या मतलब होता है? कोई भी मान या कोई भी पैरामीटर जब अपना डायमेंशन बदले बिना लगातार रिपीट होता है, उसे इकाई या यूनिट कहते हैं। फिर से रिपीट करता हूं, कोई भी पैरामीटर या कोई भी मान जब बिना अपना डायमेंशन बदले बार बार रिपीट होता है तो उसे यूनिट कहा जाता है। मैं आपको ना एक और साधारण एग्जांपल के साथ समझाता हूं। ये बताओ, कभी अगर आप किसी सरकारी कॉलोनी में चले जाओ या नगर निगम द्वारा बनाए गए किसी कॉलोनी में चले जाओ, तो बेटा देखना, जब आप किसी आवासीय परिसर पर जाते हो, 1 मिनट, हाँ, तो अगर आप किसी सरकारी कॉलोनी में चले जाते हो, देखना वहां सब एक जैसे घर बने होते हैं। जो सरकारी मोहल्ला होता है, कॉलोनी होता है, वहां एक जैसे घर बने होते हैं। तो ये बताइए, एक कॉलोनी में लाइन से 10 घर बना है, सब घर एक जैसा है। तो अगर मैं एक घर के अंदर घुसूंगा, एक घर के अंदर घुसते ही मुझे समझ में आ जाएगा कि पूरे कॉलोनी में जो घर है वो बिल्कुल ऐसे ही होंगे। अरे भाई, एक घर में ड्राइंग रूम का जो साइज है, बाथरूम का जो साइज है, किचन का जो साइज है, पूरे घर का जो साइज है, पूरे कॉलोनी में उसी साइज वाले घर मिलेंगे मुझे। तो फिर वो एक घर मेरे लिए इकाई बन गया। तो पूरे सिस्टम में वो एक घर मेरे लिए एक इकाई है। क्यों मैंने इसको इकाई बोला? क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है बिना अपना शेप या साइज बदले। तो गौर सुनेंगे, वो एक घर मेरे लिए इसलिए इकाई बन गया क्योंकि वो बार बार रिपीट हो रहा है बिना अपना डायमेंशन बदले, बिना अपना आकार बदले। तो बेटा इकाई का मतलब होता है किसी भी पैरामीटर का वो छोटा हिस्सा जो बार बार रिपीट होता है बिना अपना आकार, साइज, शेप बदले, उसको यूनिट बोलते हैं। तो अब मुझे ये बताओ, ये जो बॉक्स था, इसका जो आकार है, इसका जो लंबाई है, चौड़ाई है, बाकी सारे बॉक्स के भी सेम साइज है जी। ये जो बॉक्स है, इसका जो लेंथ है, जो ब्रेड्थ है, जो हाइट है, जो लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, बाकी सभी बॉक्स का सेम है ना। तो इसका मतलब क्या समझे, ये एक बॉक्स मेरे लिए क्या बन गया? यूनिट बन गया। और मैंने इसको क्यों बोला यूनिट? क्योंकि ये बॉक्स बार बार रिपीट हो रहा है बिना अपना डायमेंशन बदले, बिना अपना आकार बदले, बिना अपना शेप साइज बदले। तो फिर से रिपीट करता हूं, किसी भी सिस्टम का, किसी भी निकाय का वो छोटा हिस्सा जो बार बार रिपीट होता है बिना अपना आकार बदले, बिना अपना डायमेंशन बदले, उसी को बोलते हैं बेटा यूनिट। और यूनिट सेल क्यों बोला? क्योंकि ये सेल नुमा आकार में है जी। सेल क्यों बोला? वो तो दिख ही रहा है बेटा, ये सेल नुमा आकार में, इसलिए सेल बोल दिया। तो ध्यान सुनेंगे, कोई आपसे पूछता है इकाई सेल क्या होता है,
यहां पर इस हिस्से में अगर आते हैं वापस, तो अगर कोई पूछेगा केमिस्ट्री में इस चैप्टर में इकाई सेल क्या होता है, तो तुम कहना किसी भी त्रिविम जालक के अंदर, किसी भी क्रिस्टल सिस्टम के अंदर वो छोटा हिस्सा जो बार बार रिपीट होता है, बिना अपना आकार बदले, बिना अपना डायमेंशन बदले, उस छोटे से हिस्से को आप क्या बोलेंगे बेटा? यूनिट सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यूनिट सेल। और मैं इस यूनिट सेल के ऊपर इसलिए इतना जोर डाल रहा हूं क्योंकि बेटा ये जो एक यूनिट सेल होता है ना, यही इस बात को तय करता है कि पूरे सिस्टम का क्या गुण होगा, क्या प्रॉपर्टी होगा। फिर रिपीट करता हूं, ये जो एक यूनिट सेल तुम देख रहे हो ना, ये एक यूनिट सेल इस बात को तय करता है कि पूरे सिस्टम का, पूरे निकाय का गुण धर्म कैसा होगा। ये ज्यादा हार्ड होगा कि सॉफ्ट होगा, इसका गलनांक ज्यादा होगा कि कम होगा, ये इसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा कि कम होगा, और ऐसे ना जाने कितने प्रॉपर्टीज। तो मैं यहां पर इस यूनिट सेल के बारे में इसलिए इतना बता रहा हूं आप लोगों को, इसलिए इतना जोर डाल रहा हूं क्योंकि आगे चल के इस चैप्टर में आप किसी भी क्रिस्टली ठोस का कोई भी गुण धर्म जब पढ़ोगे तो यहां पर इस यूनिट सेल के बारे में सब कुछ समझना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी क्रिस्टली ठोस का बहुत सारे प्रॉपर्टी को यह यूनिट सेल कंट्रोल करता है। तो आप किसी क्रिस्टली ठोस के बारे में सब कुछ जाने, इससे पहले आपको इस यूनिट सेल के बारे में सब कुछ जानना पड़ेगा। आपको इस यूनिट सेल के बारे में सब कुछ जानना पड़ेगा। तो सब कुछ मतलब क्या? अब मैं और क्या जानूं? भाई मैं यूनिट सेल का डेफिनेशन तो जान गया, अब मुझे और क्या जानना है? तो बेटा ये जो यूनिट सेल होता है ना, ये कई प्रकार के होते हैं। ये जो यूनिट सेल होता है, ये जो यहां पर जो इकाई सेल आप देख पा रहे हैं, ये कई प्रकार के होते हैं। अलग अलग ठोसों के अंदर अलग अलग इकाई सेल पाए जाते हैं। अलग अलग सॉलिड के अंदर अलग अलग यूनिट सेल पाया जाता है। और किसी भी सॉलिड का जो प्रॉपर्टी है, जो धर्म गुण है, वो इस यूनिट सेल पर डिपेंड करता है। अब कौन कौन से धर्म गुण, कौन कौन से प्रॉपर्टी इस यूनिट सेल पर डिपेंड करता है, ये हम बाद में देखेंगे। पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर ये यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये यूनिट सेल कितने टाइप के होते हैं। चलिए फिर मैं आपको दिखाता हूं बेटा, आखिर ये यूनिट सेल कितने टाइप के होते हैं। तो यूनिट सेल कई प्रकार के होते हैं। मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल रखूंगा। सबसे पहले आपके सामने आया है बेटा, ये देखो क्यूबिक सेल। ये सबसे सरल सेल होता है। ये जो क्यूबिक सेल होता है, ये सबसे इजी वाला होता है। अब देखना, कोई पूछेगा कि यहां पर घन सेल क्या होता है, तो अब जरा गौर से सुनेंगे इसका क्या मतलब है। तो ये देखो, मैंने यहां पर मैंने एक घन बना दिया, एक क्यूब बना दिया। अब इस क्यूब में एक काम करते हैं, यहां से लेके यहां तक को A दूरी मान लेते हैं, यहां से लेके यहां तक को B दूरी मान लेते हैं, और यहां से लेके यहां तक को C दूरी मान लेते हैं। तो क्या पूछेगा कि क्यूबिक सेल क्या होता है, तो बोलना ऐसा सेल जिसमें A, B और C सब तरफ दूरी बराबर होगा। जिसमें A, B, C सब तरफ दूरी जो है वो बराबर होगा। साथ ही साथ इसके अंदर जितने भी कोण आपको नजर आ रहे हैं सब 90 डिग्री में होगा। जितने भी कोण आपको यहां पर नजर आ रहे हैं सब 90 डिग्री में होगा। जैसे कि ये देखो, ये 90 डिग्री पे है, ये देखिए ये 90 डिग्री पे है, ये देखो बेटा ये 90 डिग्री पे है। तो कहीं पर भी अगर इसको मान लो अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लीजिए, इसको गामा मान लीजिए, सब जगह आपको कोण 90 ही मिलेगा। तो कोई भी ऐसा सेल जिसमें सब तरफ किनारों की दूरी बराबर होगी, ये किनारा है ना, इसे क्या बोलते हैं, इसे किनारा बोलते हैं बेटा। तो सब तरफ किनारों की दूरी अगर बराबर होगी और साथ ही साथ सब तरफ जो कोण है वो 90 डिग्री होगा, तो कह देना वो क्यूबिक सेल है, कह देना कि वो क्यूबिक सेल है। तो ये एक सिंपल सा क्यूबिक सेल था। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कितने टाइप के यूनिट सेल होते हैं। अब ये देखो, एक ये वाला बोलते हैं टेट्रागोनल। अबे टेट्रागोनल क्या है, इसको देखो बेटा, ये देखिए ये टेट्रागोनल है। ये देखो ये टेट्रागोनल है। इसमें जरा देखो तो ये जो A है और ये जो B है बेटा, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। ध्यान देना, ये जो A है और ये जो B है, इनकी दूरी बराबर होगी। अब मैंने बनाया ऐसा कि आप ऐसा मत कह देना प्लीज कि A तो हमें ज्यादा लंबा दिख रहा है और B थोड़ा छोटा दिख रहा है, वो ऐसा झुका हुआ है इसलिए ऐसा है। प्लीज थोड़ा कॉपरेट करेंगे। मेरा चित्रकला उतना भी अच्छा नहीं है। हाँ जी,
तो यहां पर ए और बी ये दोनों बराबर दूरी पर, ये जो सी है ये जो है ये कुछ ज्यादा ही बड़ा है। तो आप कह सकते हैं कि ए और बी बराबर है, पर सी ए और बी के बराबर नहीं होगा। तो कोई भी ऐसा सेल जिसमें ए और बी की दूरी बराबर होगी पर कोई एक दूरी बराबर उनसे नहीं होगी, उनके बराबर नहीं होगी, तो आप इसे कहेंगे बेटा टेट्रागोनल सेल। और अगर कोण की बात करें तो कोण तो बेटा सब तरफ 90 ही दिख रहा है, तो आप साफ साफ देख सकते हो, खुद से देख सकते हो, है ना। ये देखो ये भी 90 है ना, ये भी 90 है, यहां पर ये भी 90, सब तरफ आपको कोण जो है वो 90 डिग्री पे ही दिख रहा है। तो फिर से रिपीट कर दूं, कोई भी ऐसा इकाई सेल जिसमें ए और बी की दूरी बराबर हो पर सी उनसे अलग हो, और साथ ही साथ सब तरफ जो कोण है वो 90 डिग्री हो, इस तरह के सेल को हम क्या बोलते हैं बेटा टेट्रागोनल सेल। तो चलिए इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये अगर कॉपी करना है तो कॉपी कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। अब इसी में आगे देखते हैं प्लीज। हाँ, इसमें आओ बेटा। अब इस बार एक ऐसा इकाई सेल मेरे सामने आया है, अब एक ऐसा इकाई सेल मेरे सामने आया है जिसमें ए बी सी तीनों का जो दूरी है वो अलग अलग होगा। मैं आपको दिखाता हूं कैसे ए बी सी अलग अलग होगा बेटा। तो ये देखिए, ये देखो तो यहां पर देखो ए ज्यादा है, बी बहुत कम है, और सी कुछ ज्यादा ही लंबा बना हुआ है। तो तीनों ए बी सी तीनों की दूरी एक जैसी नहीं है। तो इस तरह के इकाई सेल क्या बोलेंगे बेटा ऑर्थोरोम्बिक। इस तरह के जो इकाई सेल होते हैं इसे ऑर्थोरोम्बिक सेल कहा जाता है। लेकिन अगर बॉन्ड एंगल की बात करें, लेकिन अगर कोण की बात करें तो दिख रहा है बेटा, साफ साफ दिख रहा है कि यहां पर भी बॉन्ड एंगल 90 है जी, यहां पर भी बॉन्ड एंगल 90 है, और कहीं भी ले लो यहां पर भी बॉन्ड एंगल 90 है। तो बॉन्ड एंगल आपको सब तरफ 90 ही मिलेगा, जो कोण है वो सब तरफ आपको 90 मिलेगा। तो फिर क्या समझे आप, कहना कोई भी ऐसा इकाई सेल जिसमें ए बी सी तीनों की दूरी एक जैसी नहीं पाई जाएगी, हाँ, लेकिन कोण जो होंगे वो 90 डिग्री होंगे, कहलाएगा ये ऑर्थोरोम्बिक सेल, ये कहलाएगा ऑर्थोरोम्बिक सेल। ठीक है, और अब आते हैं आखिरी एग्जांपल में। इस बार कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ये देखो बेटा, थोड़ा सा और अच्छा बना देता हूं, एक मिनट, थोड़ा सा सहयोग करेंगे। हाँ, ये देखिए, ये इस तरह का सेल बना हुआ है। इसमें जो डिस्टेंस ए है, डिस्टेंस बी है, डिस्टेंस सी है, ये तीनों एक जैसे होते हैं। हालांकि दिख ऐसा रहा है आपको कि शायद बी छोटा है, पर वो थोड़ा चिपटा सा बना हुआ है, वो थोड़ा दूर है इसलिए ऐसा दिख रहा है। पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहां पर ए बी सी तीनों की दूरी बराबर है, ए बी सी तीनों की दूरी जो है वो बराबर है। लेकिन अगर कोण की बात करें तो कोण को तो आप साफ साफ देख सकते हो बेटा कि ये 90 तो नहीं दिख रहा है, ये जो कोण है ये 90 नहीं है, ये जो कोण है ये 90 नहीं है, ये जो कोण है ये 90 नहीं है। तो कोई भी ऐसा इकाई सेल जिसमें ए बी सी तीनों दूरी बराबर तो होंगी, लेकिन कोण जो होंगे वो 90 डिग्री नहीं होगा, सब तरफ जो कोण होंगे वो 90 डिग्री नहीं होगा। इस तरह के यूनिट सेल को ट्राइगोनल सेल कहा जाता है, इस तरह के यूनिट सेल को ट्राइगोनल सेल बोलते हैं। तो चलिए पहले इसे कॉपी कीजिए, फिर चीजों को और आगे बढ़ाता हूं बेटा मैं। ओके, मेरे ख्याल से आप इसका स्क्रीनशॉट लेते होंगे, वो ज़्यादा आसान पड़ेगा मेरे ख्याल से। तो आगे देखिए बेटा,
हाँ आदित्य, तुम जो पूछ रहे हो ना क्वेश्चन, उसका मैं आपको आंसर देता हूं। अब सुनो, ये जो मैंने अभी आपको ना यूनिट सेल बताए हैं, इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला सिंपल वाला। अब इस चैप्टर में आगे आप ये सब नहीं पढ़ोगे, मैं तो बस बता रहा था कि जो यूनिट सेल होते हैं, जो निकाय होते हैं, क्रिस्टलीन निकाय होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, वो मैं आपको सिर्फ बता रहा था। पर अब इस पूरे चैप्टर में आगे आप सिर्फ पढ़ेंगे ये सिंपल वाला क्यूबिक सेल के बारे में। हाँ, पर इनको भी आपको याद करना पड़ेगा। आदित्य, तुम पूछ रहे थे ना मेरे से? हाँ बेटा, इसको याद ही करना पड़ता है, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। आपको ये डायग्राम पर फोकस नहीं करना है, आपको ये डायग्राम याद नहीं रखना है। आप बस ऐसे याद रख लो कि भाई क्यूबिक सेल में ये और ये आपको याद कर लेना है, टेट्रागोनल में ऐसा होता है, बस ये याद कर लेना है। सेम वैसे ही इसमें भी ये ऐसा होता है, याद कर लेना है, और इसमें ऐसा होता है, वो याद कर लेना है। बस आपको इसको डायरेक्ट याद करना है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा भी ना, तो बस आपको बोल देगा कि ट्राइगोनल जो सेल होते हैं उनमें ए बी सी की दूरी या कोणों के बारे में आप विवरण दीजिए। तो बस आप अगर आप डायग्राम बना सकते हैं तो बना दीजिएगा, नहीं तो इतना लिखने से भी काम चल जाता है। पर मैंने तो आपको अलग अलग प्रकार के कई सेल के बारे में बताए, पर अगर मेरे से पूछोगे कि अब यहां से मुझे क्या पढ़ना है, तो बेटा ये सब बहुत ज्यादा एग्जाम में नहीं आता। मैं ये नहीं कहता कि आएगा ही नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता, पर अब मुझे चैप्टर में आगे बढ़ना है। तो अब यहां से पूरे चैप्टर में जिस इकाई सेल के बारे में मुझे पढ़ना है वो है ये वाला क्यूबिक सेल। तो अब हम यहां से क्यूबिक सेल के बारे में यानी कि घनीय सेल के बारे में पढ़ेंगे, और अब यहां से चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती चली जाएंगी। अब तक जो कुछ मैंने बताया बेटा वो एक प्रकार से एक साधारण इंट्रोडक्शन ही था, पर अब यहां से जो भी चालू करूंगा आगे वो सब बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए, जब मुझे पता चल ही गया है कि इन सब में बस अब मुझे आगे इसके बारे में पढ़ना है, तो चलो फिर इसी को आगे लेके चलते हैं। ठीक है, तो चलो अब हम बात करेंगे बेटा घनीय सेल के बारे में। ठीक है, अब बात करेंगे क्यूबिक सेल के बारे में। अब क्यूबिक सेल के बारे में क्या पढ़ना है, अब यहां से आगे जो कुछ बताऊंगा सब बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यहीं से आगे की चीजें बहुत ज्यादा जो है वो देखी गई हैं। देखिए, पढ़ना तो आपको पूरा है, आपको सब कुछ पढ़ना होता है, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि मेरे बोर्ड एग्जाम में कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से क्वेश्चंस या कौन कौन से टॉपिक के आने के चांसेस ज्यादा हैं। तो मैं आपको सब चीज पढ़ाऊंगा, हर एक चीज बताऊंगा, पर साथ में हमें यह भी तो समझना पड़ेगा ना कि किस किस टॉपिक पे मुझे ज्यादा ध्यान देना है, किस टॉपिक पे मुझे ज्यादा फोकस करना है। तो बेटा अब यहां से इस पूरे चैप्टर में मैं जो कुछ बताऊंगा सब आपके लिए लगभग इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर का पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यूबिक सेल के बारे में। तो गौर से सुनिएगा। अब इतना तो आप समझ गए कि क्यूबिक सेल का मतलब होता है बड़ा सिंपल वाला सेल। यहां देखना बेटा, ये मैंने यहां पर एक क्यूबिक सेल बना दिया। तो अब जरा गौर से सुनेंगे, कोई आपसे पूछेगा ना कि सिंपल, ये देखो पहला वाला कहलाता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। जो पहला वाला है ये कहलाता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको शॉर्ट में SCC भी लिखते हैं बेटा। इस तरह के यूनिट सेल को शॉर्ट में SCC भी लिखते हैं। तो अब सुनेंगे क्या होता है सरल घनीय संरचना वाला यूनिट सेल। तो आप कहेंगे कोई भी ऐसा यूनिट सेल जिसमें कण या पार्टिकल या एटम सिर्फ कोनों पर पाया जाए, सिर्फ कोनों पर, ऐसा यूनिट सेल जिसमें पार्टिकल सिर्फ कोनों पर पाया जाए, इसे कहते हैं बेटा सरल घनीय संरचना वाला यूनिट सेल या SCC या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इसको कहते हैं। अब आते हैं फलक केंद्रीय घनीय संरचना, ये क्या होता है। तो ध्यान सुनेंगे, ये देखो मैंने फिर से एक स्ट्रक्चर बना दिया। ये देखो, अब आपसे भी पूछेगा कि फलक केंद्रीय घनीय संरचना क्या होता है, तो ध्यान से सुनेंगे बेटा, ये क्या होता है। ऐसा यूनिट सेल, ऐसा इकाई जिसमें एटम या अणु कोनों पर तो होंगे ही, कॉर्नर पर तो होंगे ही, साथ ही साथ हर एक फलक
हर एक फलक के केंद्र पर, हर एक फलक के केंद्र पर भी पाया जाएगा। ये बताओ एक क्यूब में कितने फलक होते हैं बेटा? एक क्यूब में, एक घन में कितने फलक होते हैं? टोटल 6, टोटल 6। ये देखो, तो अब जरा गौर सुनेंगे। कोई आपसे पूछता है कि भाई फलक केंद्रीय घन संरचना क्या होता है, या फिर कोई आपसे पूछता है कि इसको ना, एक मिनट, इसको इंग्लिश में लिखते हैं बेटा हम, एक मिनट, हाँ जी, इसको इंग्लिश में लिखते हैं बेटा हम लोग, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर, फलक, फलक को हम फेस बोलते हैं, तो फेस फलक के केंद्र में, फेस के सेंटर में, फेस के सेंटर में भी जब पार्टिकल पाया जाए तो यह फलक केंद्रीय घन संरचना कहलाता है। और इसको शॉर्ट में हम लोग FCC लिखते हैं। आप जब प्रश्न बनाओगे, जब आप क्वेश्चन बनाओगे, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा शॉर्ट में लिखा हुआ मिलेगा, FCC, SCC ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। तो उसका मतलब आपको याद रखना है ना। तो जो फलक केंद्र यानी कि फेस सेंटर यूनिट सेल होता है, उसे FCC शॉर्ट में लिखते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा। तीसरा है, अब यहां पर तीसरा है क्या? अंतः केंद्रीय घनीय संरचना। अब ये क्या होता है, तो जरा ध्यान से देखिएगा। फिर से मैंने यहां पर एक इकाई सेल बना लिया और इसमें जो पार्टिकल हैं, जो आयन है या जो अणु है, ये जो परमाणु है, वो कोनों पर तो पाए जाएंगे ही। गौर से सुनेगा। कोई पूछता है कि अंतः केंद्रीय घनीय संरचना क्या होता है, तो आप कहना ऐसा सेल जिसमें पार्टिकल, कण कोनों पर तो पाए जाएंगे ही, साथ ही साथ इस घन के केंद्र पर भी पाया जाएगा। एक कण इस घन के केंद्र में भी पाया जाएगा। इस तरह के यूनिट सेल को, इस तरह के इकाई सेल को हम लोग, एक मिनट, इस तरह के इकाई सेल को हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं, या जिसको शॉर्ट में BCC भी लिखते हैं। इसको शॉर्ट में BCC भी लिखा जाता है। तो जो शॉर्ट फॉर्म है ना, इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। ये जो शॉर्ट फॉर्म है, इसको भी आपको याद करना पड़ेगा। तो चलिए, आपको मैंने बताया कि क्यूबिक सेल कितने प्रकार के होते हैं। ये कहलाता है सिंपल क्यूबिक सेल, इसे बोलते हैं फेस सेंटर क्यूबिक सेल, इसे बोलते हैं बेटा बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल। बाकी ये जो नाम दिए गए हैं वो बिल्कुल स्पष्ट है। स्ट्रक्चर को देख के आप जान जा रहे हो कि इनको ये नाम क्यों दिए गए। बस एक बात याद रखना, कुछ भी हो जाए, जो पार्टिकल होंगे, जो कण होंगे, वो कोनों पर तो होंगे ही होंगे। अब कोनों के अलावा और कहां पाया जाएगा, उसी पर यह तय होता है कि वो किस प्रकार का यूनिट सेल कहलाएगा। अच्छा चलिए, पहले से कॉपी कर लेंगे, और अगर कॉपी कर रहे हो तो इस तरफ थोड़ा सा ना अपने कॉपी में जगह छोड़ देना। अभी यहां मैं कुछ लिखवाऊंगा आपको इनके बारे में, अभी इनके बारे में और कुछ लिखवाऊंगा। पहले इसको ना कॉपी कर लो फटाफट, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपको ठीक लगता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को इन सभी यूनिट सेल के बारे में और भी कुछ बताने जा रहा हूं, पर उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जरा समझ लो कि इस यूनिट सेल में ये जो एटम आपको दिख रहे हैं, ये जो आपको कण आपको दिख रहे हैं, ये कण पूरे इनके नहीं होते। एकदम ध्यान सुनो मैं क्या बता रहा हूं। जरा इस स्ट्रक्चर को देखो, इस स्ट्रक्चर को कोई इससे पूछेगा, कोई अगर इससे पूछेगा कि बताइए आपके अंदर कितने पार्टिकल हैं, तो ये जो यूनिट सेल है ना, ये 8
नहीं कह पाएगा। भले ही आपको यहां पर 8 पार्टिकल दिख रहे हैं, पर ये सारे पार्टिकल इस यूनिट सेल के नहीं हैं। अब इन सब बातों का क्या मतलब है, प्लीज थोड़ा ध्यान समझना बेटा। अब जो बताने जा रहा हूं इसे जरा गौर से सुनना। ये बताओ, अगर मेरे पास एक इकाई है, एक यूनिट सेल है और इसमें एक कण यहां पर है, यहां फलक पर। ये फलक है ना, ये फेस आप देख सकते हैं बेटा, ये यहां पर ये फेस आप देख सकते हैं, ये फलक आप देख सकते हैं। अब बताओ, इस घन के अंदर, इस क्यूब के अंदर एक आदमी खड़ा है। ये देखो, अंदर में एक आदमी खड़ा है और ये जो क्यूब है, ये जो घन है, वो इसी आदमी का है। अब तुम अगर इस आदमी से कहोगे, इस आदमी से पूछोगे कि बताओ तुमको कितने पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं। गौर सुनना, अगर इस आदमी से पूछोगे तुमको कितने पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं, तो वो कहेगा मुझे एक पार्टिकल दिख रहा है। ये कहेगा मुझे एक पार्टिकल दिख रहा है। लेकिन जब तुम इससे ये पूछोगे कि तुम्हारे हिस्से में कितना है, तो वो एक नहीं कहेगा। इस आदमी को एक पार्टिकल दिख तो रहा है, पर ये पूरा पार्टिकल इस आदमी का नहीं है, इस घन का नहीं है। बेटा आप भूलेंगे नहीं, आप इस बात को भूलेंगे नहीं कि कोई भी इकाई अकेला तो नहीं होता, कोई भी यूनिट सेल सिंगल तो नहीं होता, उसके आसपास आगे पीछे ऊपर नीचे और बहुत सारे यूनिट सेल हैं। है जी, मैंने कहा यूनिट सेल कभी भी अकेला नहीं होता। कोई भी यूनिट सेल के आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं सब तरफ यूनिट सेल होगा। तो एक यूनिट सेल चारों तरफ से और दूसरे यूनिट सेल से घिरा हुआ होता है। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, तो उससे फर्क यह पड़ेगा कि इसको देखो, ये एक यूनिट सेल है, ये एक यूनिट सेल है, पर ये अकेला तो नहीं है। मेरे कहने का मतलब है बगल में भी तो एक यूनिट सेल होगा भाई। ये देखो, बगल में एक और यूनिट सेल है, यहां भी एक आदमी खड़ा है, ये देखो यहां भी एक आदमी खड़ा है। अब तुम बताओ, मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि ये जो फलक है, ये जो फेस है, ये फेस किस घन का है, किस क्यूब का है? ये जो फेस है, ये जो फलक है, वो किस घन का है? हाँ जी बताओ, ये जो फलक बना है, शिव गोविंद, संजू, हाँ बेटा सही जवाब। ये जो फलक है ये दोनों का है, ये फलक दोनों का है। तो अब तुम मुझे बताओ कि अगर ये फलक दोनों का है, अगर ये फलक दोनों का है, तो ये जो कण आप देख पा रहे हैं, ये कण भी दोनों का आधा आधा होगा। ये जो कण है ये भी दोनों का आधा आधा होगा। तो क्या समझे, फलक में एक कण है, उसको दो लोग बांटते हैं। फलक में एक कण है जिसे दो लोग बांटते हैं। और बेटा टोटल फलक कितने होते हैं? 6। तो इसका मतलब इस आदमी के हिस्से में टोटल कितने कण आएंगे? सिर्फ 3। कितने कण आएंगे? सिर्फ 3। जरा समझना इस बात को, जरा समझना। इस कमरे में तुम आप जहां भी बैठे होंगे, आप जरा आसपास देखिए। आपके कमरे में 6 फलक होंगे, 6 फेस होंगे। कमरे का ये दीवाल, आगे वाला दीवाल, पीछे वाला दीवाल, ऊपर वाला दीवाल और नीचे वाला दीवाल। तो एक क्यूब में 6 दीवाल होते हैं, 6 फलक होते हैं। और मैंने कहा कि एक फलक का इसे सिर्फ आधा हिस्सा ही मिलेगा, एक फलक का इसको आधा हिस्सा मिलेगा। तो बेटा इस फलक से मुझे आधा मिला, इस फलक से आधा मिला, 1 हो गया। सामने वाले फलक से आधा मिला, पीछे वाले फलक से आधा मिला, 1 हो गया। ऊपर वाले फलक से आधा मिला, नीचे वाले फलक से आधा मिला, 1 हो गया। तो 6 फलक हैं, सब में से आधा आधा मिलेगा। तो मेरे हिस्से में कितने पार्टिकल आएंगे? सिर्फ 3। कितना आएगा? सिर्फ 3। तो इसका मतलब क्या समझे? इस आदमी के पास, गौर से सुनना, इस आदमी के पास इसके हर एक फलक में कण हैं। ये देखो, हर एक फलक में, एक मिनट, हां, तो यहां पर हर एक फलक में आपको कण दिखाई देंगे। ये देखिए, हर एक फलक पे आपको कण दिख रहा है। 6 फलक हैं, पर दिक्कत यह है कि इस यूनिट सेल के अंदर
हर एक फलक में एक एक पार्टिकल दिख रहे हैं, पर हर एक पार्टिकल को दो लोगों ने बांटा है और टोटल 6 फलक होते हैं। तो बेटा इस एक घन के अंदर कितने पार्टिकल आएंगे? सिर्फ 3। तो आपको कैसे याद रखना है कि फलक केंद्रीय जो इकाई सेल होता है उसमें दिखने के लिए 6 अणु आपको दिखेंगे, पर आपके हिस्से में सिर्फ कितना आएगा बेटा? 3। सिर्फ 3 आएगा। अच्छा जी, चलो अब इसी थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि अगर इस एग्जाम्पल को देखो, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं। अच्छा, इस क्यूब में मान लो एक पार्टिकल यहां पर है। कहां पर बेटा? किनारे पर, कोने में नहीं, किनारे में। कोने में नहीं, किनारे में। तो जैसे यहां पर मैंने बोला कि एक कण को 2 लोग बांटते हैं, क्या तुम मुझे बता सकते हो इस एक कण को कितने घन आपस में बांटेंगे? इस एक कण को कितने घन आपस में बांटेंगे? अभिनव, सही जवाब बेटा। देखते हैं। तो यहां देखो, ये जो घन है, इसमें यहां भी एक घन होगा जी, यहां भी एक घन होगा, ये देखो। तो अब मुझे बताओ, कुल मिला के इस एक कण को कितने लोगों ने बांटा? 4, है ना? इस एक कण को कितने लोगों ने बांटा है? 4। तो क्या समझे, कोई भी कण अगर कोने में हुआ, किनारे पे हुआ, एक किनारा है ना, ये किनारे पे हुआ, अगर कोई कण किनारे पे हुआ तो एक कण को 4 घन बांटेंगे। और बेटा ऐसे किनारे कितने होते हैं? एक क्यूब में कितने किनारे होते हैं? एक क्यूब में टोटल कितने किनारे होते हैं? जल्दी बताइए। हाँ, 12। एक क्यूब में कितने किनारे होते हैं? 12। तो क्या समझे? 12 होते हैं, 12। हाँ जी, तो ये बोल रहा था कि अगर कोई पार्टिकल किनारे पर होगा तो उस एक पार्टिकल को 4 सेल बांटेंगे और टोटल किनारे होते हैं 12। तो कुल मिला के इस एक इकाई के अंदर कितने पार्टिकल आएंगे बेटा? सिर्फ 3। कितने पार्टिकल आएंगे? सिर्फ 3। तो याद रखना, अगर कोई पार्टिकल किनारे पे हुआ तो उस एक पार्टिकल को 4 घन बांटेंगे और टोटल 12 किनारे होते हैं। तो आपके हिस्से में सिर्फ 3 पार्टिकल आएगा। चलिए एक एग्जांपल और दिखाता हूं, एक मिनट। हां, मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं, यहां देखना। हाँ जी, एक और आखिरी प्रश्न आपसे पूछूंगा। इस बार एक पार्टिकल कोने में है, ये देखो, कॉर्नर पे। अब तुम मुझे बताओ, क्या लगता है तुमको, इस एक पार्टिकल को कितने घन आपस में बांटेंगे? आंसर आना चालू हो चुका है, 8। सही बात है। मैं आपको दिखाता हूं क्या होगा। बेटा ये जो यूनिट सेल है ये अकेला तो रहेगा नहीं, और भी यूनिट सेल होंगे। तो ये देखो, मैंने बगल वाला एक और यूनिट सेल बना दिया, है ना। इसके बाद ये ऐसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा। डायग्राम बहुत सुंदर तो नहीं बना है, बस बनाने की कोशिश कर रहा हूं। अब बताओ बेटा, उस एक पार्टिकल को कितने क्यूब ने बांटा? उस एक पार्टिकल को कितने लोगों ने बांटा? 8। तो क्या समझे, अगर कोई कण कोने पे हुआ, ये देखो, इस फलक को देखो, इस फलक में इस घन में, इस क्यूब में पार्टिकल कॉर्नर पे है। तो अगर कोई पार्टिकल कॉर्नर पे होगा तो एक पार्टिकल को 8 घन बांटेंगे। और टोटल कितने कॉर्नर होते हैं, कितने कोने होते हैं? 8। तो इसका मतलब आपके हिस्से में सिर्फ कितना आएगा? 1। आपके हिस्से में कितना आएगा? 1।
तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी घन में आपको पार्टिकल कोनों पर नजर आ रहा है, तो अब तुम बताओ, मैं तुमसे पूछूंगा कि इस घन में कितने पार्टिकल दिख रहे हैं, तो आप बोलोगे 8। पर जब मैं पूछूंगा इस घन के हिस्से में कितना पार्टिकल आया, तो आप बोलेंगे बेटा 1। आप बोलेंगे 1, क्योंकि एक पार्टिकल को 8 लोगों ने बांटा है, एक को 8 ने बांटा, इसको भी 8 लोग बांटेंगे, इसको भी 8 लोग बांटेंगे, इसको भी 8, इसको भी 8 लोग बांटेंगे, इसको भी 8 लोग, इसको भी 8। तो हर एक पार्टिकल को अगर 8-8 लोग बांटेंगे और सबको जमा करोगे तो एक बनेगा। तो क्या समझे बेटा, अगर कोई पार्टिकल कॉर्नर पे है तो कुल मिला के आपके हिस्से में सिर्फ एक आएगा। तो ये सब मैं क्यों बता रहा हूं, अब सुनो, ये सब क्यों बताया जा रहा है, जरा उसके बारे में बात करते हैं। तो अब ये बताओ, यहां आपके सामने मैंने कुछ यूनिट सेल बनाए हुए हैं। अब अगर कोई आपसे पूछेगा कि एक मिनट, अगर आपसे पूछेगा कि चलो इन सभी इकाइयों में, इन सभी सेल के अंदर कुल कितने पार्टिकल्स है, टोटल कितने पार्टिकल्स है वो पता लगाओ, तो बेटा अब मैं आपके सामने ये बता रहा हूं कि टोटल नंबर ऑफ अणुओं की संख्या या परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, तो पहले वाले केस में आते हैं। तो बेटा पहले वाले केस में है जी, कोई पूछेगा एससीसी में कितने पार्टिकल होते हैं, तो आप कहेंगे टोटल पार्टिकल होंगे 1/8 × 8 दैट इज 1। तो कुल कणों की संख्या होगी 1, किसमें, सिंपल में। अब इसमें आते हैं, इस वाले में एफसीसी में आते हैं। कोई आपसे पूछेगा एफसीसी में टोटल पार्टिकल कितने हैं, तो बेटा एफसीसी में पार्टिकल कोनों पर भी है और फलक के केंद्र पर है। तो कोनों के लिए क्या होता है, 1/8 × 8 दैट इज 1। किसके लिए, कोने के लिए। कोना मतलब कॉर्नर। और बेटा जो फेस होता है, फेस, अभी फेस के लिए क्या बताया था मैं, फलक के लिए बताया था 1/2 × 6 दैट इज 3। किसके लिए, फेस के लिए। तो कुल मिला के कितने पार्टिकल हो गए, 4। तो कोई अगर आपसे पूछेगा कि एफसीसी में टोटल पार्टिकल कितने होते हैं, टोटल कण कितने होते हैं, तो आपका जवाब होगा 4। ठीक, अब आते हैं बेटा नीचे वाले में। अब आपसे पूछेगा कि अंतः केंद्रीय यानी कि बॉडी सेंटर में टोटल पार्टिकल कितने होते हैं, तो फिर वही कहूंगा कि बेटा यहां भी तो कॉर्नर है, यहां भी कॉर्नर है, और कॉर्नर पे क्या फॉर्मूला लगता है जी, 1/8 × 8 दैट इज 1, यानी कि हो गया कॉर्नर। और एक पार्टिकल बीच में है, घन के बीच में है, तो जो बीच में होता है उसे कोई और नहीं बांट सकता, ये पूरा इसी का है। अरे भाई पार्टिकल अगर फलक पे होगा, कोने पे होगा, किनारे पे होगा, तो उसे मेरे अलावा दूसरे घन भी बांटेंगे मेरे से। लेकिन अगर कोई मेरे अंदर है, मेरे घन के अंदर है, तो मेरा पूरा होगा। तो जो सेंटर में होता है, सेंटर में, अंदर में, वो पूरा लेते हैं। तो यहां पर 1 लिखूंगा मैं। तो अब बताओ 1 किसके लिए है, बॉडी सेंटर के लिए, यानी कि घन के सेंटर के लिए। तो टोटल कितने पार्टिकल हो गए जी, 2। तो अब आपको क्या याद रखना है बेटा, कोई आपसे पूछेगा एससीसी में कितने पार्टिकल होते हैं टोटल, तो आपका जवाब होगा 1। एफसीसी में कितने होते हैं पार्टिकल टोटल, तो आपका जवाब होगा 4 यानी कि 4। और अगर बीसीसी में पूछेगा कोई, तो आप कहेंगे टोटल पार्टिकल होंगे 2। और ये जो तरीका है, आप ध्यान रखना, आप इसको सूत्र मत समझिए, आप इसको फॉर्मूला मत समझो। आप किसी घन को देखने के बाद, जो उसमें जो कण होते हैं उनकी स्थिति को देखने के बाद आप खुद ब खुद ये फॉर्मूला बना सकते हैं। अब इनके अलावा कोई नया टाइप का घन आ गया तो मैं कैसे बनाऊंगा फॉर्मूला, बताता हूं, पहले से कॉपी कर लीजिए। इतना तो मिनिमम आपको याद रखना ही है। हाँ, ये शॉर्ट फॉर्म जरूर याद रखना बेटा जरूर याद रखना, ठीक है। चलो इसे कॉपी करो या स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी है बेटा। सन्नी कुमार, धन्यवाद बेटा।
ज्योति साहू, सोनम पासवान, रवि सिंह। हाँ बेटा, नोट्स आपको मिलेंगे, नोट्स आपको मिलेंगे, थोड़ा सा समय लगेगा, मतलब इस चैप्टर के ख़त्म होते तक मैं इस चैप्टर का जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड आपको कर दूंगा। चलो आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो मैंने अभी फॉर्मूला जनरेट किया है, फॉर्मूला जो मैंने बनाना सिखाया है, इससे और कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं बेटा, ध्यान से सुनेंगे और कैसे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। मान लो आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया, किसी ने पूछ दिया कि भाई एक घन है, एक यूनिट सेल है जिसमें पार्टिकल्स कोनों पर है, जो परमाणु है वो कोनों पर है, और सिर्फ 2 फलक पर है। तो 6 फलक होते हैं, किसी भी 2 फलक में पार्टिकल रख दो। अब किसी ने पूछा बताओ इस स्ट्रक्चर में कुल कणों की संख्या कितनी होगी, टोटल पार्टिकल कितने होंगे। तो अब आपको यहां बताना है कि टोटल एटम्स कितने होंगे, टोटल एटम कितने होंगे। तो कितने होंगे बेटा, चलिए देखते हैं। तो ये बताओ कॉर्नर पे, कॉर्नर के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 1/8 × 8 दैट इज 1। अब बस मुझे इतना बता दो, इस 8 का क्या मतलब है, इस 8 का क्या मतलब है। इस 8 का मतलब है 8 कोनों में पार्टिकल है, 8 कोनों में पार्टिकल है। अच्छा जी, अब ये तो हो गया कॉर्नर के लिए, कॉर्नर के लिए। अब फलक के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, तो फलक के लिए फॉर्मूला था 1/2 × 6। पर बेटा इस 6 का मतलब क्या होता है, 6 का मतलब होता है कि 6 फलक में आपको पार्टिकल दिखने चाहिए। 6 का मतलब होता है 6 फलक में आपको पार्टिकल दिखना चाहिए। पर बेटा यहां तो सिर्फ 2 ही फलक में पार्टिकल है, तो अब यहां 6 ना लिख के, यहां पर 6 ना लिख के आप लिखेंगे बेटा 2, क्योंकि 2 ही फलक है मेरे पास, 2 ही फलक है। तो अब कितना हो गया 1। तो ये किसके लिए हो गया, फेस के लिए। तो बताइए कुल मिला के टोटल कितने पार्टिकल हो गए, 2। तो इस तरह से आप किसी भी स्ट्रक्चर को देख के उसका जो कुल संख्या है कणों की, उसको आप निकाल सकते हैं। इसे कॉपी करो और एग्जांपल दिखाता हूं मैं। लिख लिए, हाँ चलो अब एक दूसरा एग्जांपल दिखाता हूं, ठीक है। अब एक और एग्जांपल दिखाता हूं, ध्यान से देखना। मान लो किसी क्वेश्चन में पूछ दिया कि एक घन है जिसमें परमाणु सभी कोनों पर है, और साथ ही साथ 12 किनारे होते हैं, 12 में से 4 किनारों में पार्टिकल्स हैं। तो बताइए कुल संख्या कितनी होगी इसकी, परमाणुओं की कुल संख्या कितनी होगी, बताओ। संजू, आज आपका जन्मदिन है, बधाई हो बेटा, खूब अच्छे से पढ़ाई करो, तरक्की करो। हाँ बताओ कितने यहां पर कण होंगे बेटा। कॉर्नर के लिए 1/8 × 8 दैट इज 1। 8 क्यों लिखा, क्योंकि 8 कोनों में पार्टिकल है। और किनारे के लिए क्या बताया था, 1/4 × कितना लिखूं, 4 ही किनारों में पार्टिकल, तो 4 दैट इज 1। कुल संख्या कितनी हो गई, 2। कुल संख्या कितनी हो गई, 2। 4 ही किनारे हैं बेटा, 4 ही किनारे हैं, आया समझ में। चलो अगला एग्जांपल देखो, अगला एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको बेटा। चलो एक एग्जांपल और देखो। मान लो किसी प्रश्न में पूछा गया कि एक यूनिट सेल है, एकदम ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं। एक यूनिट सेल है जिसमें ऑक्सीजन नाम का एटम कोनों पर है, ऑक्सीजन नाम का एटम सभी कोनों पर है। कैल्शियम नाम का एटम
कैल्शियम नाम का जो एटम है वो केंद्र पर है, सेंटर पर है, सेंटर पर है, घन के सेंटर पर है। और एक मिनट ना बेटा, ओहो, हाँ ये ना इस ऑक्सीजन, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाओ, हाँ जी, ऑक्सीजन एटम ना फेस में ले लेते हैं, ये फेस में है, फलक पर है। जो कैल्शियम है ये कॉर्नर पे ले लेते हैं, कोनों पर ले लेते हैं। और कार्बन नाम का एटम बॉडी के सेंटर पे है, बॉडी के सेंटर पे। तो चलिए बताइए ये तीनों मिलके कौन सा फॉर्मूला तैयार करेंगे, ये तीनों मिलके कौन सा फॉर्मूला तैयार करेंगे। तो यहां देखना बेटा, क्या करेंगे, सबसे पहले ऑक्सीजन, या फिर एक काम करते हैं, हां सबसे पहले कैल्शियम एटम की संख्या निकालते हैं, कैल्शियम एटम की संख्या। तो कैल्शियम कहां पर है, कॉर्नर पे है, तो कॉर्नर के लिए क्या होता है 1/8 × 8 दैट इज 1, ठीक है। अब कार्बन एटम की संख्या निकालते हैं, कार्बन कहां है, सेंटर में है, और जो सेंटर में होता है वो तो सिंगल होता है, तो ये हो गया बेटा 1। अब ऑक्सीजन कहां है, ऑक्सीजन एटम फलक पे है, सारे फलक पे है, तो 1/2 × 6 दैट इज 3। तो कुल मिला के कैल्शियम की संख्या I1, कार्बन की संख्या I1 और ऑक्सीजन संख्या I3। इसका मतलब है कि आपको यहां पर जो मैंने एक यौगिक दिया हुआ है, इसका सूत्र बना CaCO3, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस तरह से सूत्र बनाने के लिए भी एग्जाम में आता है, कॉपी कीजिए इसको। ओके, चलिए अब, हाँ चलेगा बेटा, उल्टा लिख दिया कोई बात नहीं, पर एक जाना पहचाना फॉर्मूला बनना चाहिए, इसलिए ऐसा, ठीक है। हाँ जी, चलो एक एग्जांपल और देखो, एक प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, एक प्रश्न मैं आपको अपने तरफ से दे रहा हूं, मुझे बना के बताना, ठीक है। मान लीजिए कि एक यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल में ए, बी और सी नाम के एटम है। एटम ए जो है, गौर सुनना, एटम ए जो है ये ऑल कॉर्नर, सभी कोनों में, ए सभी कोनों पर है। बी जो है, ध्यान सुनना, बी जो है ये सेंटर पे है, सेंटर पे है। और जो सी है, एटम सी है, वो ओनली 4 फेस, 6 फलक में से सिर्फ 4 फलक में सी पाया जाएगा। तो बताइए इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा, इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा, ट्राई करो बेटा। तो मैंने पूछा है कि ए सभी कोनों पर है, बी सेंटर पे है, और जो सी है वो 4 फलक में है, तो 4 फलक में ले लेते हैं। चलिए बताइए इस घन का सूत्र क्या होगा। मैंने कुल संख्या नहीं पूछा है अमृता बेटा, मैंने कुल संख्या नहीं पूछा है, मैंने इस ए बी सी ये तीनों मिलके क्या सूत्र बनाएंगे, क्या फॉर्मूला बनाएंगे, ये पूछ रहा हूं। सही जवाब ए बी सी 2, ये है इस स्ट्रक्चर का फॉर्मूला। ठीक, आज मैंने कुछ बेहद साधारण क्वेश्चन आपको करवाए हैं, और मैं आपको घर में बनाने के लिए, ठीक है, मैं आपको ना कुछ क्वेश्चन देता हूं बेटा, आप इसको घर में बना लीजिएगा। मैं आप लोगों को कुछ प्रश्न दे रहा हूं, ये आप घर में बनाएंगे, और निश्चित है कि इसमें से 1-2 क्वेश्चन या तो आपसे नहीं बनेंगे या आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। और मुझे पता है कि आपको कौन कौन से प्रश्न में परेशानी हो सकती है। फिर भी मैं कहूंगा एक बार कोशिश जरूर करना बनाने का, और जो भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, मुझे तो पता है, मुझे मालूम है कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन में डाउट आने वाला है। तो अगले क्लास में उन्हीं क्वेश्चंस के डाउट को क्लियर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो चलो इन क्वेश्चंस का एक स्क्रीनशॉट ले लो।
यहाँ पोटेशियम का स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, कोऑपरेट कर लेना। यहाँ ठीक है, पोटेशियम का यहाँ स्पेलिंग ठीक है, वहाँ थोड़ा उल्टा हो गया है, मतलब मिस्टेक हो गया, उसको आप थोड़ा सा सहयोग करेंगे प्लीज़। तो क्या आपने इसके स्क्रीनशॉट ले लिया? ठीक, तो चलिए फिर अगले क्लास में इसमें से जो प्रश्न आपसे नहीं बनेंगे उसको पहले मैं समझाऊंगा, फिर चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो फिर आज के क्लास में इतना ही करते हैं बेटा, पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए, और अभी से हमारा जो टारगेट है उसको दिमाग में लेके चलिएगा, हम जरूर उसको अचीव कर पाएंगे। तो चलो फिर आज की क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते